बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। भारतीय स्टार्टअप्स पर दांव लगाने वाले वेंचर कैपिटल फर्म्स की तरफ से नए फंड जुटाने की खूब खबरें सामने आई हैं। जून का महीना ही देख लें, अर्ली स्टेज वीसी फंड आर्कम वेंचर्स ने अपना 1500 करोड़ का सेकंड फंड लॉन्च किया है। गेमिंग फोकस्ड वीसी लुमिकाई ने अपने फंड 2 को अनवेल किया, जिसमें कंपनी 410 करोड़ का कॉपस जुटाना चाहती है। इसमें से आधी रकम ये जुटा चुके हैं। ब्लूम वेंचर्स की अगर बात करें तो कंपनी अपने न्यू अपॉर्चुनिटी कम कंटिन्यूटी फंड के पहले राउंड में 200 करोड़ से ज्यादा जुटा चुकी है और इस फंड का भी कुल टारगेट 400 करोड़ के आसपास का है। इस बीच एंजल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स ने 12 स्टार्टअप से 2022 में पार्शियल एग्जिट लिए और निवेशकों को लगभग 160% का रिटर्न दिया। यही नहीं, इस साल की पहली 6 माही में भी 6 कंपनियों से ये एग्जिट ले चुके हैं। ये सब फंड जुटाने की हलचल एक ऐसे समय पर हो रही है जहां कई देसी यूनिकॉर्न्स बड़े मार्कडाउन से जूझ रहे हैं या फिर इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में निवेशक ये नए फंड्स में किस तरह की कंपनियों में पैसा कमिट करने वाले हैं, इकोसिस्टम में आ रहे नए निवेश के प्रति किस तरह का माहौल है, इसी पर है हमारी नजर। और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं ब्लूम वेंचर्स के पार्टनर आशीष फाफड़िया, लुमिकाई फंड की जनरल पार्टनर सलोनी सहगल और इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स के को फाउंडर अंकुर मित्तल। आप सभी का स्वागत है। सलोनी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। आप दरअसल एलपी से इस समय बातचीत कर रही हैं, आपने इनफैक्ट फंड 2 अनाउंस किया है रिसेंटली। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है इस समय इस वातावरण में निवेशकों की तरफ से? जी हर्षदा, हमारी स्ट्रैटेजी एक स्पेशलिस्ट स्ट्रैटेजी है और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे जो निवेशक हैं, वो बहुत ही डाइवर्स ग्रुप हैं। कुछ पब्लिकली लिस्टेड लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं, कुछ प्राइवेटली लिस्टेड कंग्लोमरेट्स हैं दुनिया के हर कोने से। सो हमारे एलपी बेस साउथ कोरिया से हैं, जापान से हैं, यूरोप से हैं और हम पहली बार इंडियन इन्वेस्टर्स से भी पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, बोथ स्ट्रेटेजिक एज वेल एज फैमिली ऑफिसेस। एंड जैसे आजकल फैमिली ऑफिसेस ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं टू न्यू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, ये हमारे अब एलपीज में से हम काउंट करते हैं। तो हम अपने एलपी बेस में कंग्लोमरेट जैसे मिक्सी, कलोपला, क्राफ्टॉन, स्माइलगेट, नजारा जैसे लार्ज इन्वेस्टर्स के साथ जुड़ रहे हैं अपने सेकंड फंड में। फेयर इनफ। तो ऑफ कोर्स एक नीश सेक्टर, और इस नीश सेक्टर में भी निवेश के लिए कई मौके दरअसल इन्वेस्टर्स तलाश रहे हैं, इसीलिए वो आपके फंड के साथ शायद जुड़ते हुए दिखाई देंगे। मैं इनफैक्ट अब आपसे पूछना चाहूंगी आशीष, आपके लिए एनवायरनमेंट कैसा रहा, क्योंकि ये प्राइमरीली फंड अलग है, एक सेकेंडरी फंड है जहां पर आप कुछ स्पेसिफिक निवेशकों को एग्जिट देंगे और वो जहां निकल रहे हैं आप और निवेश करते हुए दिखाई देंगे। जो माहौल है वो डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल है, उसमें तो आई थिंक कोई डाउट नहीं है। आज अगर हम फंडिंग विंटर टर्म यूज करें तो मुझे इतना जरूर बोलना है कि देयर इज अ मच मोर हेल्दी बैलेंस। जो चेक कट रहे थे 2021 में, बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएशन दोनों ही थे, जो जिसके वजह से कि आज हमें लग रहा है कि एक विंटर है, बट देयर इज लॉट मोर बैलेंस। और जो कंपनीज ग्रोथ स्टेज पे स्ट्रगल कर रही है टू रेज मोर मनी, वो जब वैल्यूएशन में पहुंच जाएंगी और अपने प्रोमिसेस को अडेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग प्रॉफिटेबल, मुझे चैलेंज आता हुआ दिख नहीं रहा। यस, हमें जब बाहर फंड रेज करने में लॉन्च किया हम लोग ने अर्लियर दिस ईयर, तो पुशबैक रहा था एंड थोड़ी ज्यादा देर लगी जो हमको नॉर्मली लगती है उससे, बट एट द एंड ऑफ इट अभी हमारे पास विजिबिलिटी करीब करीब 75% का मिल चुकी है ऑफ द टोटल टारगेट दैट वी वर रेजिंग। हेल्दी रिटर्न्स का तो जलवा आईपीवी में है, 160% के रिटर्न्स, इट्स फैंटास्टिक। मैं उस पर आऊंगी, लेकिन आई वांट टू अंडरस्टैंड, जब आप अपने निवेशकों से बात करते हैं अपने अगले राउंड के लिए, या किस तरह का सेंटिमेंट है उनकी तरफ से, स्पेशली क्योंकि आप लार्जली एक एंजल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। एट आईपीवी हम रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ डील कर रहे हैं एंड रिटेल इन्वेस्टर्स आर मतलब वो जनरली सेंटिमेंट्स ड्रिवन होते हैं। तो जब 21 में रोज इकोनॉमिक टाइम्स में न्यूज आती है या किसी भी न्यूज़पेपर में न्यूज आती है कि आज ये यूनिकॉर्न बन गया, हर हफ्ते एक नई यूनिकॉर्न आ रही थी, तो उस वक्त उसका सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव था। तो इवन दो जब वैल्यूएशन हाई थी, लोग फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते थे। आज जैसे आशीष ने कहा कि वैल्यूएशन में थोड़ा सा बैलेंस आ गया है और ये एक्चुअली एक अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का,
तो इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी झिझक हो रही है क्योंकि वो नेगेटिव न्यूज पढ़ रहे हैं। बट दिस इज ऑल्सो द रीजन कि हमने अपना एग्जिट फोकस पहले दिन से रखा। हमें पता है कि हम एक रिटेल इन्वेस्टर बेस के साथ डील कर रहे हैं, और अगर इस बेस को, अगर स्टार्टअप इन्वेस्टिंग को एक वायबल एसेट क्लास मानना है, तो लिक्विडिटी इन्फ्यूज करती रहनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। एंड वही हमने ट्राई करा है इन एग्जिट अपॉर्चुनिटीज के थ्रू, और ना सिर्फ एग्जिट अपॉर्चुनिटीज बट बहुत अच्छे रिटर्न्स के साथ, इंडस्ट्री बेस्ट रिटर्न्स के साथ हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। और मैं एक चीज आपसे यहाँ समझना चाहूंगी, ये जो एग्जिट अपॉर्चुनिटीज आपने आइडेंटिफाई की हैं, ये आप नॉर्मली आइडेंटिफाई करते हैं या फिर इस समय एनवायरनमेंट है, इन्वेस्टर्स थोड़े से अब सर्कमस्पेक्ट हैं, इसीलिए आपने वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी जहां मिली ले ली? नहीं, हम एग्जिट अपॉर्चुनिटीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ओके। हमने 2021 में भी जनरेट करी, 2022 में भी करी, 2023 में भी कर रहे हैं। एग्जिट हमारी एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है। हम इन्वेस्टर्स को एनकरेज करते हैं कि जब एग्जिट अपॉर्चुनिटीज है, हम एग्जिट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। वो मैं आपको बताना चाहूंगा हर्षदा कि इस मार्केट में एग्जिट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्जिट अपॉर्चुनिटीज तब क्रिएट होती हैं जब बहुत सारे फंड्स पैसा देने के लिए तैयार हैं और फाउंडर्स आर वेरी स्पेसिफिक कि उनको कितना रेस करना है। आजकल की मार्केट में फंडिंग विंटर वगैरह जो टर्म्स यूज करी हैं, तो फाउंडर्स भी कोशिश करते हैं कि जितना फंड रेस कर सके कर सके, बट उसी टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, फाउंडर को समझाना कि उतना ही फंड रेस करें जितनी जरूरत है, एंड अगर कोई एक्सेस डिमांड हो तो एग्जिट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, ये एक बैलेंस होता है। हम भी नहीं चाहते कि स्टार्टअप को जरूरत से कम पैसा मिले, बट तो हमने वो भी अचीव करा, स्टार्टअप्स को भी पैसा मिला है, एग्जिट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करी है। बट हमारी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है कि एंजल इन्वेस्टर्स में एग्जिट आती रहनी चाहिए, और हम ये नहीं कहते कि पूरी एग्जिट लीजिए, जिसको लेनी है लेगा, जिसको नहीं लेनी है नहीं लेगा, पार्शियल लेंगे, लोग अपना कैपिटल प्लस रिटर्न रिकवर करेंगे। इसके लिए हमने अपना एक प्रोप्राइटरी फॉर्मूला भी बनाया है कि कितनी आपको एग्जिट लेनी चाहिए हर राउंड में जब अपॉर्चुनिटी आएगी। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग एट आईपीवी। सलोनी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने चर्चा की शुरुआत में कहा आप एक बहुत नीश सेगमेंट को दरअसल केटर करती हैं। अब जहां पर बाकी जो सेक्टर एग्नोस्टिक प्लेयर्स हैं वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर पाए हैं, जैसे हमने देखा आशीष खुद कह रहे थे दैट इट्स नॉट बीन एज इजी दिस टाइम रेजिंग फंड्स एज इट वाज इन द लास्ट 5 to 7 years। आप लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पर ज्यादा फाइट थी, या फिर लोग बहुत फोकस्ड आ रहे हैं कि हाँ हमें पता है गेमिंग, एआई जैसे सेक्टर्स में पैसा बनेगा तो इसीलिए हम आपके पास आएंगे? राइट। अर्चना, के ना इसको देखने के लिए दो नजरिए हैं। पहला है कि एक तो इंडिया ने अब एक डेकेड ऑफ वेंचर साइकिल देख लिया है, राइट? तो वंस ए इकोनॉमी हैज सीन एक डेकेड ऑफ अ लॉन्ग वेंचर साइकिल, मतलब उसके बाद सेक्टर स्पेशलिस्ट फंड्स आर ऑलमोस्ट एन एवोल्यूशन ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप। दूसरा है कि गेमिंग जैसे लोग नीश कहते हैं, हमारी तरफ से एक्चुअली बहुत मेन स्ट्रीम है। कि मतलब दो बिहेवियर्स जो बहुत ज्यादा चल रहे हैं आजकल इन दिस डिजिटल नेटिव पॉपुलेशन इज वीडियो कंटेंट और गेमिंग। आप फ्लाइट में बैठिए या बस में बैठिए या आप कहीं, आप देखेंगे कि जब मतलब लोगों के पास टाइम फ्री होता है वो एक एक्टिविटी में जरूर एंगेज करते हैं, और वो है गेमिंग। तो हमारे लिए गेमिंग ऐसा नीश नहीं है, बट एक्चुअली बहुत ही मेन स्ट्रीम एसेट क्लास है। पिछले साल इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा कंज्यूमर था मोबाइल गेमिंग एप्स का। इंडिया कंज्यूम्ड 15 बिलियन गेमिंग एप्स लास्ट ईयर। इनफैक्ट अगर हम मोनेटाइजेशन भी देखें, और आपको पता ही होगा कि कंज्यूमर टेक में मोनेटाइजेशन कितना मुश्किल है प्रूव करने के लिए, बट इंडिया में मोनेटाइजेशन भी अब ट्रेंड कर रहा है अपवर्ड्स। इनफैक्ट ऐप स्टोर में पिछले साल गेमिंग कॉन्स्टिट्यूटेड मोर देन 50% ऑफ ऐप स्टोर रेवेन्यू, एंड ये वो स्किल बेस्ड गेमिंग और जो रियल मनी गेमिंग है ये इसके बियॉन्ड है। तो हमारे लिए गेमिंग एक्चुअली बहुत ही मेन स्ट्रीम एसेट क्लास है, और हम उन्हीं निवेशकों के साथ पार्टनर करते हैं जो इस एसेट क्लास को समझते हैं, और जो ये एसेट क्लास की एवोल्यूशन बाकी मार्केट्स में जो बहुत ज्यादा डेवलप मार्केट्स में है उसमें देख चुके हैं। और हम अगर डेटा भी देखें इंडिया में,
इंडिया में अगर सारे टेक यूनिकॉर्न्स हैं, जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न्स हैं वो एक्चुअली गेमिंग कंपनीज हैं, और जो सून टू बी यूनिकॉर्न्स हैं उसमें भी जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं वो भी गेमिंग कंपनीज हैं। इंडिया में स्ट्रेटेजिक एग्जिट्स भी जो हुए हैं, 700 मिलियन के करीब स्ट्रेटेजिक एग्जिट्स हुए हैं, वो भी प्रॉफिटेबल गेमिंग कंपनीज के साथ हुए हैं। हमारा एंडेवर है कि हम एक नया एसेट क्लास अनलॉक करें इन्वेस्टर्स के लिए, और हम बाहर की कंपनीज जो यूएस में सक्सेस देख चुकी हैं, एशिया में सक्सेस देख चुकी हैं, यूरोप में सक्सेस देख चुकी हैं, अब ये इंडिया में आ रही हैं और वही वो एसेट क्लास को इंडिया की तरफ से कैटलाइज करना चाहती हैं, अनलॉक करना चाहती हैं। तो ये हमारे लिए एक्चुअली हम कॉन्डुएट हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए और उन फाउंडर्स के लिए जो कैटेगरी लीडर्स बन रहे हैं। इस मोड़ पर लेंगे